नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की सीरीज़ में। आज हम नया एक कनेक्शन देखेंगे जिसे हम बोलते हैं ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में हमने स्कॉट कनेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ओपन डेल्टा कनेक्शंस देखेंगे। ओपन डेल्टा कनेक्शन होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी और ये है उसकी सेकेंडरी। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें हम, यहाँ पे जो कनेक्शन स्टार और डेल्टा सिर्फ थ्री फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये है प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में देखिए यहाँ पे ये है अप्लाइड वोल्टेज ए डेस, सी डेस और बी डेस। ये है इसका अप्लाइड लाइन वोल्टेज ए डेस, सी डेस। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की बात करें, नेगेटिव फेज सीक्वेंस की नहीं करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन में ये जैसे डेल्टा में हमें पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो दोनों इक्वल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड ही, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन की कंडीशंस है। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन जो करंट होती है वो फेज करंट की √3 मल्टीपल होती है। ठीक है, फिर हमने जैसे कहा था कि अगर प्राइमरी साइड डॉट में करंट एंटर कर रही है तो सेकेंडरी साइड डॉट से करंट लीव करती है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। फिर हम बात करते हैं जैसे अपरेंट पावर की। तो अगर डेल्टा कनेक्शन में अपरेंट पावर देखते हैं तो वो भी क्या होता है, √3 VL IL। जहाँ VL और IL है लाइन वोल्टेज। हमें पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में इक्वल होते हैं, बट क्या होता है, लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट की √3 मल्टीपल होती है। तो ये IL की वैल्यू √3 IPH और VL इक्वल टू VPH इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो वो मिलेगा हमें फाइनली 3 VPH IPH। इसका मतलब क्या हुआ, एक डेल्टा कनेक्शन में एक ट्रांसफार्मर के द्वारा अगर पावर 100 VPH IPH है तो 3 ट्रांसफार्मर द्वारा हो गई 3 VPH IPH। इसका मतलब ईच सिंगल यूनिट द्वारा पावर हैंडल क्या हो गई, VPH IPH। अब हम देखते हैं जैसे क्या है कि अगर ये डेल्टा कनेक्शन, जैसे 3 ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है, ये भी 3 ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मान लो एक जो ट्रांसफार्मर है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, ठीक है, या वो रिमूव कर दे हम किसी फॉल्टी ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस के लिए, तो क्या कंडीशन है, तो उस केस में क्या होगा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ 1 यूनिट आउट ऑफ 3 सिंगल फेज यूनिट, 3 यूनिट में से अगर एक यूनिट खराब हो गई, डैमेज और रिमूव कर दी गई, ठीक है, तो रिमेनिंग जो दो ट्रांसफार्मर है उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओपन डेल्टा। जैसे ये डेल्टा कनेक्शन है, अगर इनमें से एक ट्रांसफार्मर हमारा रिमूव हो गया, डैमेज हो गया किसी वजह से, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो एक ट्रांसफार्मर रिमूव हुआ इसे हम बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं हम ओपन डेल्टा। अब इस ओपन डेल्टा कनेक्शन में होता क्या है, दे कैन सप्लाई बैलेंस्ड 3 फेज। वो मतलब बैलेंस 3 फेज पावर सप्लाई कर सकते हैं विद रेड्यूस्ड कैपेसिटी। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली है सप्लाई बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड 3 फेज। तो पहले तो हम चेक करेंगे क्या वो बैलेंस 3 फेज पावर सप्लाई करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो रेड्यूस कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी रेड्यूस होती है। ठीक है, जैसे 3 ट्रांसफार्मर डेल्टा में कनेक्टेड है, अगर एक यूनिट खराब हो गई, ठीक है, उस केस में हम देखेंगे कि क्या वो अभी भी 3 फेज जो बैलेंस पावर है अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड केस देखेंगे, अगर मान लो ओपन डेल्टा कनेक्शन हुआ तो उस वजह से कैपेसिटी कितनी रेड्यूस हुई, और रेड्यूस कैपेसिटी अब कितनी कैपेसिटी पे वो वर्क कर रहा है, या कितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पावर डिलीवर कर रहा है, वो दोनों केस देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा कनेक्शन। अब मान लो कि जैसे किसी वजह से हमारा ये यूनिट खराब हो गई, यही यूनिट प्राइमरी की, यही सेकेंडरी साइड खराब हो गए, तो इस वजह से अब बचे कितने, हमारे पास 2 यूनिट बची, एक ये और एक ये। इन 2 यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अब जो हमें सप्लाई मिलेगी वो बैलेंस मिलेगी क्या। अब ये क्या बैलेंस सप्लाई कर सकती है लोड को पावर, या हम बोल सकते हैं कि फिर सप्लाई बैलेंस करेगी तो फिर उसकी कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हुई। चलिए चेक करते हैं। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपन डेल्टा कनेक्टेड 2 ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। ठीक है, इसमें देखिए कि हमें पता है कि जैसे सिंक्रोनस जनरेटर जो सप्लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे ए डेश, सी डेश और बी डेश, ये सप्लाई टर्मिनल है जो सिंक्रोनस जनरेटर पे पावर सप्लाई आ रही है, वो तो अभी भी बैलेंस है। यहाँ पे सिर्फ ये ट्रांसफार्मर जो कनेक्टेड है इसमें से ओपन हुआ है, एक यूनिट खराब हुई है, रिमूव की है, तो सप्लाई तो अभी भी बैलेंस्ड है। तो सप्लाई अगर बैलेंस्ड है तो हमें क्या मिलेगा, वी ए डेश बी डेश प्लस वी बी डेश सी डेश प्लस वी सी डेश ए डेश क्या होता है, सब बैलेंस कंडीशन में इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये सप्लाई बैलेंस है तो हमारी क्या जो इनपुट है इस डेल्टा पे वो भी बैलेंस्ड है। वो क्या होगी, ए बी टर्मिनल के अकॉर्डिंग ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी, वो भी हो गई 0। तो यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए और ये बी और ये सी। अब देखते हैं हम सेकेंडरी साइड। हमें बताया कि सेकेंडरी में अगर वोल्टेज देखना हो तो सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसके अकॉर्डिंग। तो सेकेंडरी में जैसे वोल्टेज वी ए बी बटे वी ए बी प्राइमरी में,
सो याद रखना ये ए बी जो स्मॉल लेटर होते हैं वो लो वोल्टेज साइड को डिनोट करते हैं, और जो कैपिटल होते हैं ए बी ये हाई वोल्टेज साइड को डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि लो वोल्टेज साइड हमारी सेकेंडरी है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिए है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करता वी बी सी हमें क्या सप्लाई में क्या मिल रहा है, वी एंगल -120 पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है ना। ठीक है, फिर अगर यहाँ से मैं सेकेंडरी साइड देखता हूँ तो वी बी सी हो जाएगा वी बी सी प्राइमरी इंटू एन एस बाई एन पी, ये हो जाएगा। मैं वी डैश मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, एंगल -120। ठीक है, फिर ऐसे ही वी सी ए देख लेंगे तो वी सी ए में होता है वी एंगल +120, या हम जिसे -240 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी साइड वी डैश एंगल +120। लेकिन तीसरी कंडीशन की बात की, तीसरी क्या, हमारा वी ए बी वोल्टेज, यहाँ पे वी ए सी दिख रहा है, यहाँ पे वी पी सी दिख रहा है, तीसरा वोल्टेज कौन सा, वी ए बी। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो टर्मिनल है वी ए बी, क्या इस पे वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वी ए बी चेक करते हैं तो वो क्या के वी एल लगा दो तो क्या हो जाएगा, वी ए बी प्लस वी बी सी माइनस वी ए सी इक्वल टू 0 स्लोप के अंदर। ठीक है, और वी ए सी कैसे कैलकुलेट करोगे, जब माइनस वी सी ए कर देते तो वी ए सी आ जाता है हमारे पास, और माइनस मतलब 180 डिग्री से शिफ्ट, तो वी एंगल +120 माइनस 180, तो ये मिल जाएगा हमें वी ए सी हो जाएगा वी ए सी एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू वी डैश एंगल -60। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ भी ये वी ए सी की वैल्यू यहाँ पे रखो तो वी ए बी दोनों फॉर्मूलेज माइनस वी डैश एंगल -120 प्लस वी डैश एंगल -60 से आ जाएगा हमें वी डैश एंगल 0। तो वी ए बी क्या मिला, वी डैश एंगल 0। ठीक है, सेकेंडरी साइड, और वी सी क्या हमारे पास वी डैश एंगल +120, और वी बी सी क्या वी डैश एंगल -120। तो हमारा अभी भी देखिए जैसे जो सेकेंडरी साइड है अभी भी हमारी जो है सप्लाई मिल रही है हमें, वो अभी भी बैलेंस है, तीनों टर्मिनल पे वी ए बी एंगल 0 मिल रही है, वी पी सी माइनस एंगल 120 मिल रही है, वी सी ए एंगल +120 मिल रही है। तो यही हमें चाहिए, तो मतलब पावर अभी भी बैलेंस है। ठीक है, पावर जो सप्लाई है 3 फेज की वो अभी भी बैलेंस है, ये हमने यहाँ पे चेक की। हमने यहाँ पे क्या चेक किया, अगर मान लो यहाँ पे एक डेल्टा कनेक्शन, एक डेल्टा यूनिट हट भी गई, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में एक यूनिट हट भी गई, तो उस वजह से क्या सप्लाई पे जो बैलेंस मिल रही है वो हमें लोड पे भी बैलेंस मिलेगी। तो यहाँ से हमने चेक किया कि लोड पे भी अभी बैलेंस मिलेगी, चाहे एक डेल्टा कनेक्शन में एक यूनिट खराब हो गई हो तो अभी भी लोड में हमें बैलेंस 3 फेज सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं रिड्यूस कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं, डेल्टा कनेक्शन में पावर क्या होती है, √3 VL IL। ठीक है, तो √3 VPH IPH ये हो जाएगा हमारा 3 VPH IPH। लेकिन अभी क्या कि एक डेल्टा कनेक्शन में एक यूनिट ओपन हो गई, तो ओपन होने से यहाँ पे लाइन करंट क्या हो गया, फेज करंट के इक्वल हो गई, और सेम यहाँ लाइन करंट भी फेज करंट की, जो लाइन में करंट जा रही है वही फेज में, इस फेज के अंदर करंट है। तो फाइनली क्या हुआ, √3 VL IL जो अपरेंट पावर होती है, तो √3 VPH तो हो गया, और यहाँ IL अभी भी क्या IPH, तो हमें फाइनली VV कनेक्शन में हमें अपरेंट पावर क्या मिलेगी, √3 VPH IPH। अब इसका रेशियो देख लो कि कितनी कैपेसिटी रिड्यूस हुई, तो हमें ओपन डेल्टा में हमें मिली √3 VPH IPH, और डेल्टा में मिली 3 VPH IPH। तो फाइनली हमें मिली 1/√3 इक्वल टू 0.577। मतलब अगर डेल्टा कनेक्शन में हमें जो पावर मिल रही है ना, उसकी 57.7% ही हमें ओपन डेल्टा कनेक्शन में पावर मिल रही है। ठीक है, याद रखना जैसे डेल्टा कनेक्शन में 100 मिल रही है, तो अभी ओपन डेल्टा में कितनी मिलेगी, 57.7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 फेज लोड विच कैन बी कैरिड बाय द ओपन डेल्टा, ओपन डेल्टा से अगर 3 फेज लोड को हम कैरी कर रहे हैं विदाउट एक्सीडिंग द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, विदाउट एक्सीड नहीं करें, एक्सीड मतलब अगर आपको 100 चाहिए, जैसे मेगा 100 किलोवोल्ट एम्पियर चाहिए, तो इस अब जैसे वोल्टेज और करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करता है, वोल्टेज रेटिंग इंसुलेशन लगाने पड़ते हैं, और करंट रेटिंग के लिए कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो वही है, तो हम जैसे उसकी रेटिंग तो बढ़ा नहीं रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांसफॉर्मर को ओपन डेल्टा में उसको ऑपरेट कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो जो हमारे डेल्टा कनेक्शन के पावर हैंडल कर रहा था उसका 57.7% ही अब हैंडल कर पाएगा। रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 57.7% ऑफ द ओरिजिनल लोड कैरिड बाई डेल्टा बैंक। डेल्टा जो बैंक था उसमें जितना वो पावर हैंडल कर रहा था उसका 57.7% अब ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन के अंदर हैंडल कर पाएगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब था। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, देखिए ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या हो, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक यूनिट खराब हुई तो अभी भी 2 ट्रांसफॉर्मर है ना, जैसे 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मान सकते हो आप, जैसे एक ये ट्रांसफॉर्मर हो गया आपका, ठीक है, और एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर ये हो गया सेम प्राइमरी, ये प्राइमरी साइड ये सेकेंडरी साइड, तो 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मान सकते हो। तो टोटल पावर क्या होनी चाहिए 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 2 VPH IPH, और हमें मिल क्या रही है ओपन डेल्टा में √3 VPH IPH। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि टोटल कितना आप उससे ले सकते थे,
और अवेलेबल कितना है। जैसे मुझे पता है कि जैसे मैं उससे 2 VPH IPS ले सकता था क्योंकि 2 ट्रांसफॉर्मर थे ना, तो एक से VPH IPS दूसरे से VPH IPS, तो टोटल मैं ट्रांसफॉर्मर से उन दोनों से 2 VPH IPS ले सकता, 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर थे इसलिए। लेकिन जब मैंने उनको ओपन डेल्टा में लगाया तो हमें मिल रहा है √3 VPH IPS, ठीक है। तो ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइज कितना कर रहे हो। जैसे ऑप्टेन ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ, रेटिंग ऑप्टेंड जो आपको मिल रही है बटे ऑप्टेनेबल मैक्सिमम रेटिंग, मतलब कितनी आप मैक्सिमम रेटिंग उससे ऑप्टेन कर सकते थे। तो हमने इसमें ओपन डेटा में देखा √3 VPH IPS हम इसको ऑप्टेन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रांसफॉर्मर कितनी ले सकते थे, 2 VPH IPS, जिससे हमें मिला 0.866। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको मैक्सिमम रेटिंग आप ले सकते थे, ठीक है, उसकी आपको कितनी मिल रही है, सिर्फ 86.6% ही आप ट्रांसफॉर्मर को यूटिलाइज करें, उन दोनों यूनिट से आप यूटिलाइज करो, ठीक है। जैसे व्हेन 2 ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड इन ओपन डेल्टा, ओनली 86.6% ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ द 2 रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मर इज अवेलेबल। जब ओपन डेल्टा में लगाओगे ना तो 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर बचे, उससे आप 2 VPH IPS ले सकते थे, लेकिन आपको मिली कितनी, √3 VPH IPS। इसका मतलब जो अवेलेबल थी, जिससे आप जो मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते थे 2 VPH IPS, उसकी आपको 86.6% ही आपको यहाँ पे ओपन डेल्टा कनेक्शन के अंदर रेटिंग ऑब्टेन की है। अब देखिए हम देखते हैं कि पावर कितनी सप्लाई कर रहा है ओपन डेल्टा में। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो मैंने एक लोड कनेक्ट किया, ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड एक बैलेंस लोड कनेक्ट किया जिसकी इम्पिडेंस है वो Z∠φ है, ठीक है, हर ब्रांच का इम्पिडेंस Z∠φ है। तो यहाँ पे ये पहली ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे जो करंट था लाइन करंट वो IAC फेज करंट IA के, यहाँ IBC करंट IB के, और ये IC करंट हो गया हमारा, ठीक है। लाइन वोल्टेज VAC और VBC। हमें फाइनली करना क्या है, इन ट्रांसफॉर्मर पे देखना कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ इस ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज VAC है और इसकी करंट पता चल जाए IA IAC ये पता चल जाए तो इसकी पावर पता चल जाएगी। फिर सेम इस ट्रांसफॉर्मर की देखने तो VBC वोल्टेज है और इसकी करंट और पता चल जाए तो मैं इसकी पावर कैलकुलेट कर लूँगा। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर की पावर को फाइनली ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे IA करंट देखिए, तो IA क्या होगा, एंगल वोल्टेज कितना है इस पर VA' फेज वोल्टेज बटे Z∠φ। तो ये हो गया हमारा IA करंट। सेम IB के लिए VB'(O) अपॉन Z∠φ, ये होगा VB'(O) अपॉन Z∠-φ, क्योंकि एंगल ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर सेम इसका मतलब -φ का मतलब कि करंट लेग कर रहा है किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, φ एंगल से लेग कर रहा है, ठीक है। सेम C फेज के लिए IC = VC'(O) अपॉन Z∠φ। तो देखिए हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो 3 फेज देखो, ठीक है, तीनों फेज जैसे VA'(O) लोड के अक्रॉस देखिए यहाँ पे लोड, ठीक है, ये VA'(O) B'(O) C'(O। तो यहाँ पे देखिए VA'(O) 120 डिग्री से शिफ्ट करते हुए VB'(O) और फिर 120 डिग्री से VC'(O, ठीक है। अब करंट देखते हैं उसी फेज के अंदर, करंट किससे लेग कर रही है, φ एंगल से लेग करे, किससे, वोल्टेज से। तो VA'(O) में भी φ, VB'(O) में भी φ और VC'(O में भी φ, ठीक है। तो जो IA करंट है वो VA'(O) से कितने एंगल से लेग कर रही है, φ। फिर सेम IB करंट φ और फिर IC करंट φ। हमें लाइन वोल्टेज क्या चाहिए, VAC चाहिए। तो VAC क्या, VA माइनस VC। तो माइनस VC निकालना तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का हम -VC'(O) डायरेक्ट कर देंगे। फिर हमें VAC चाहिए तो VA'(O) माइनस VC'(O, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा VAC। तो ये हो गया हमारा VAC और फिर हमें चाहिए क्या, VBC दूसरे के लिए, तो VB माइनस VC, तो ये मिल जाएगा हमें VBC। अब देखिए पहले ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या था, VAC और करंट क्या थी, IA, और दूसरे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या था, VBC और करंट क्या थी, IB। तो अब पावर कैलकुलेट करनी है तो क्या था, VI और एंगल, तो इन दोनों का वोल्टेज क्या, VAC IA और दोनों बीच में एंगल कितना है। जैसे हमें पता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच का एंगल कितना हो, 30। तो ये टोटल एंगल कितना है हमारा, ये 30 एंगल है। सेम यहाँ पे भी ये एंगल है, वो भी है 30। तो इस करंट और इस वोल्टेज के बीच में एंगल कितना हो गया, 30 माइनस φ। और सेम IB करंट और VBC वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होगा, 30 प्लस φ, और यही चाहिए। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, पावर हो जाएगी VAC, पहले ट्रांसफॉर्म VAC IA cos 30 माइनस φ, ठीक है, और दूसरे में पावर क्या चाहिए, VBC IB cos 30 प्लस φ। तो वहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का था, क्योंकि देखो करंट लीड कर रही है VAC से और इसमें करंट लैग कर रही है VBC से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग का है, यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का है। तो क्या है कि व्हेन डेल्टा बैंक ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर सप्लाइज ए बैलेंस 3 फेज लोड ऑफ पावर फैक्टर cos φ, तो एक ट्रांसफॉर्मर किस पे, पावर फैक्टर cos 30 माइनस φ पे, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर
cos 35 प्लस 5 पे ऑपरेट करें, ठीक है। तो पावर सप्लाई की फॉर्मूला आ गया VAC IA cos 30 माइनस पाई, यहाँ पे पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का है, और दूसरा VBC IB cos 30 माइनस पाई, यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का है। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, जब मान लो डेल्टा बैंक में से एक ट्रांसफार्मर डिजेबल हो गया, ठीक है, तो हमें क्या सर्विस कंटिन्यू रखनी है। तो अब कंटिन्यू तो रख पाएँ, लेकिन किससे, रेड्यूस कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 57.7%, ठीक है। जब तक कि नया ट्रांसफार्मर जो फॉल्टी ट्रांसफार्मर उसको रिपेयर ना किया हो, ठीक है, या उसकी जगह कोई दूसरा न लगाया, तब तक वो कितनी कैपेसिटी से चलेगा, 57.7% है, ठीक है। और यह हम कहाँ पे एप्लीकेशन ले, टू सप्लाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज सिंगल फेज यूनिट एंड स्मॉलर 3 फेज लोड। जैसे मान लो कि सिंगल फेज से ज़्यादा लोड हो और 3 फेज से कम लोड हो, तो उस कंडीशन में ओपन डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ओपन डेल्टा में क्या, अगर मान लो डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर उस 3 यूनिट में से अगर एक यूनिट खराब हो जाए, तो वो क्या टोटल का 57.7% पावर सप्लाई करती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या था, वो था 86.6। इसका मतलब क्या, अगर 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी बचे हैं, उन दोनों का हम जितना अगर 100 किलोवाट एम्पियर उसका यूटिलाइज हो सकते थे, लेकिन हमने ओपन डेल्टा में कितनी यूटिलाइज की, उसकी 86.6। क्यों 86.6% यूटिलाइज कर पाई, वो होता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, या जिसे हम यूटिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो ये बात हुई हमारी आज ओपन डेल्टा कनेक्शन की। आशा करता हूं कि आपको ओपन डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।